guys, today I will meet with new lecture. So, lecture started before I said to all friends, I heartily request please subscribe my channels and follow. तो आप लोगों से हमारी तहे दिल से गुजारिश है कि हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, अपने पॉइंट की बात करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ। टुडे आई टीच अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ। तो आज मैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करना चाहूँगी। जैसे आज के ज़माने में हमारे पास जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसी संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। पहले क्या था? मोनार्की। मोनार्की इसका मतलब ये है एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति रहता था, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, और उसी के हाथ में पूरा स्टेट ऑफ कंट्रोल रहता था। वो व्यक्ति ना ही किसी को आंसरेबल होता था और ना ही किसी को अकाउंटेबल होता था। एक तरह से कहा जाए कि मतलब स्टेट ऑफ फंक्शन जो था वो क्वीन एंड किंग के बेनिफिट्स पे डिपेंड था। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स के राइट थे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे। तो अगर सिटीजन्स के राइट जो था वो उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, अगर स्टेट को डेवलप करना है एंड सिटीजन्स की जो राइट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो मोनार्की इज नॉट बी आंसर्ड। तो इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्म सजेस्ट हुआ था, सेपरेशन ऑफ पावर। तो आइए हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। देयर आर 3 मेन जुरिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के 3 मेन जुरिस्ट के यहाँ पे 3 मेन जुरिस्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट जुरिस्ट है एरिस्टोटल, एंड सेकेंड है लॉकी, एंड थर्ड है मॉन्टेस्क्यू। तो एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था। एंड सेकेंड हमारे हैं लॉकी ने सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया था, डेवलप किया था। एंड जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू इस थ्योरी को प्रपाउंड करते हुए ये कहा था कि ये बताया था सेपरेशन ऑफ पावर जो है कैसे एग्जिस्ट करेगा एंड इसके क्या फंक्शन होंगे, इनके मेन फंक्शन क्या होंगे। तो ये हमारे 3 मेन ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अकाउंटेंट्स को बताया है। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में इस थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हुए कहा कि एक फ्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होने चाहिए। उन्होंने कहा एक फ्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होने चाहिए। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो 3 मेन ऑर्गन्स होंगे, ये जो है एक ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स के कामों में इंटरवीन नहीं करेंगे। तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है इसका काम होगा टू मेक लॉज, एंड एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट लॉज, एंड
जुडिशरी will comprise a court system। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स में इंटरवीन नहीं करेंगे, दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूशन of power and function, sorry, there will be proper distribution power and function। उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा है जब इनके पावर एंड फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे तो गवर्नमेंट की ऑर्बिटरनेस जो है उसके चांसेस कम होंगे, आर्बिटरनेस बढ़ेगी नहीं, गवर्नमेंट मनमानेपन का प्रयोग नहीं कर पाएगी। कहा जाता है ना कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और अधिक शक्ति व्यक्ति को अधिक भ्रष्ट बनाती है। इसलिए जो है शक्तियों का डिवाइडेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू के पास एक्सपीरियंस था। मॉन्टेस्क्यू जो था वो फ्रांस के तानाशाह जो है बोर्न के अधीन रह चुका था। तो वो इस स्थिति से अवगत था कि जब राज्य के तीनों अंगों की शक्तियां कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक ही व्यक्ति में निहित होंगी तो व्यक्ति जो है मनमानेपन का प्रयोग करेगा। तो इसलिए जो है मॉन्टेस्क्यू जो है पावर्स के डिवाइडेशन में भी विश्वास रखता था, सेंट्रलाइजेशन में नहीं। तो आइए हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब मैं आपको दो कंट्री के रिस्पेक्ट में बताना चाहूँगी, यूएसए एंड इंडिया। तो सेपरेशन ऑफ पावर पोजीशन इन यूएसए एंड इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बात करेंगे यूएसए की दृष्टि से। यूएसए इसलिए कि यूएसए पहली कंट्री थी जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को एडॉप्ट किया था। यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनके जो आर्टिकल हैं वो ये कहते हैं, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि लेजिस्लेचर का काम करेगी कांग्रेस, एंड आर्टिकल सेकंड कहता है एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल थर्ड ये कहता है, आर्टिकल थर्ड कहता है कि जो कोर्ट का काम होगा वो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो जुडिशरी में जो भी काम होंगे वो कोर्ट में वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। तो इस मशीनरी से ही समझ में आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। तो और वो ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर को एक जगह कंसंट्रेट करके ना रखें, इससे जो आर्बिट्रनेस की चांसेस बढ़ेंगी। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर को तीन मेन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। और अगर सेपरेशन ऑफ पावर को और स्मूथ करना है तो इसका नेचुरल एक्सटेंशन है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सिंपली कहता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सिंपली कहता है कि अगर यदि कोई ऑर्गन्स, एक ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स के कामों में इंटरवीन करने की कोशिश करे या खुद के पावर को अनड्यूली एक्सरसाइज करे तो बाकी ऑर्गन्स उसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। ये कहता है, यही है जो है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आइए हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बात करना चाहेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया।
सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया की दृष्टि से बात करेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर के इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे आर्टिकल में मिल सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए कहता है कि इसके 3 मेन ऑर्गन्स होने चाहिए गवर्नमेंट के। नंबर फर्स्ट लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 जुडिशरी। वो जुडिशरी, तो जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर वो पार्लियामेंट संभालेगी, और एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट, एंड जुडिशरी विल हैंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें एक केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस है। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर जो है ब्रॉड सेंस में फॉलो होता है, ना कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिगिड एंड रिस्ट्रिक्शंस में। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में डिविएशन पॉसिबल है, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 13 देखें। आर्टिकल 13 कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 कहता है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को रिव्यू करने का पावर जुडिशरी के पास है। किसके पास है? जुडिशरी के पास है। जो लेजिस्लेचर है, अगर वो कोई कानून, कोई लॉज मेक करती है तो उसे रिव्यू करने का पावर ओनली फॉर जुडिशरी के पास है। ये आर्टिकल 13 कहता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटेंसेस हैं जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है रूल ऑफ लॉ। तो आइए हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ, अबाउट रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ, जैसा कि आप जानते हैं, रूल ऑफ लॉ हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपने विम्स एंड फंसीज पर रन नहीं कर सकती है। इट हैज़ not to follow, it has followed to principle of laws, sorry। तो रूल ऑफ लॉ के मेन एक्सपोनेंट हैं एडवर्ड कोक एंड एबी डाइसी। एडवर्ड कोक जो हैं, इन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था, एंड एबी डाइसी जो हैं, ये जो है रूल ऑफ लॉ का फर्दर डेवलप किया था। तो जिस तरह से हमारे सेपरेशन ऑफ पावर में 3 मेन ऑर्गन्स हैं, उसी तरह से हमारे रूल ऑफ लॉ में 3 मेन प्रिंसिपल हैं। तो आइए हम उन प्रिंसिपल की बात करते हैं। अबाउट ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट इज। तो फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एंड सेकंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बात करना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब है हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्हें जो पनिशमेंट दिया जाता है वो लॉ के अकॉर्डिंग से ही दिया जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है लॉ जो है वो सुप्रीम है। एंड
थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इक्वालिटी बिफोर, ये आर्टिकल 14 की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 की बात करता है। ये कहता है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई आम नागरिक हो, आम सिटीजन्स हो, या मैं हूँ या आप हो, सबके राइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसी का हाई या लो नहीं होता है, लॉ कहता है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है, और आर्टिकल 14 ये सबको अपने राइट्स के बारे में जानने का हक देता है। और ऐसा होना भी, मतलब आप कोई भी व्यक्ति एनीबॉडी पर्सन कुछ भी कहना चाहता है तो वो उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 ये मान्यता देता है कि वो अपनी बात को रख सकता है, चाहे वो कोई भी बातें हों उसकी। और यहाँ पे हायर एंड लोअर एंड मिडिल क्लास का कोई कंपैरिजन नहीं है। लॉ जो होती है वो सबके लिए होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रीडोमिनेंस की बात करेंगे। प्रीडोमिनेंस का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज करे एंड गोज उन राइट्स को इन्फोर्स करने में आपकी हेल्प करें। तो ये हो गया। तो रूल ऑफ लॉ, इंडिया में रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छी तरह से इंस्टाइन किया गया है। द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम लॉ, सो द इंडियन गवर्नमेंट गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे एक केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट माना गया था इसमें। तो आइए हम बात करते हैं, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है। इस केस में ये बात हल हुई थी कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और उनका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था। तो वो लोगों ने अप्रोच किया हाई कोर्ट को अप्रोच किया हबीज कार्पस का रेट लगाकर, इसीलिए इसे हबीज कार्पस का केस भी कहा जाता है। तो उन्होंने इसे जो है आर्टिकल 21 के, तो उन्होंने कहा कि ये डिटेंशन है आर्टिकल 21 का वायलेटिव है। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ जो है का कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 जो है निरस्त हो जाता है, तो रूल ऑफ लॉ भी निरस्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो डिटेंशन है वो सही है। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। तो इस पूरे लॉजिक से समझ में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको बताया कि बहुत ही ब्रीफ लेक्चर में बताया है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है और इसके राइट्स क्या हैं और मतलब रूल ऑफ लॉज क्या हैं। तो
सो गाइस आगे आई मीट नेक्स्ट वीडियो।